गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रीमैच्योर बेबीज़ का केयर कैसे लेना है। सबसे पहले समझते हैं कि प्रीमैच्योर किसे कहते हैं। कोई भी बच्चा अगर 37 वीक्स कंप्लीट होने के पहले अगर डिलीवर हो जाता है तो उसे हम प्रीमैच्योर बेबी कहते हैं। प्रीमैच्योर या फिर प्रीटर्म बेबी किया जाता है। एक्सट्रीमली प्रीमैच्योर बेबीज़ मतलब जो 28 वीक्स के पहले डिलीवर हुआ है। अगर बेबी 28 टू 32 वीक्स के बीच में डिलीवर होता है तो उसे वेरी प्रीटर्म बेबीज़ कहा जाता है। और अगर बेबी 32 वीक्स टू 37 वीक्स के बीच में डिलीवर होता है तो उसे लेट प्रीटर्म कहा जाता है। पहले इस 32 टू 37 वीक्स के बीच में डिलीवर होने वाले बेबीज़ को नियर टर्म बेबीज़ कहा जाता था, लेकिन इनको भी प्रीटर्म की तरह कंसिडर करना चाहिए, इसलिए इसको फिर लेट प्रीटर्म ये नाम दिया गया। जो भी बेबी 37 कंप्लीटेड वीक्स के बाद में डिलीवर होता है उसे हम टर्म बेबी कहते हैं। क्या प्रीटर्म और लो बर्थ वेट बेबी सेम है? नहीं। लो बर्थ वेट मतलब ऐसा बेबी जिसका वजन 2.5 kg के से कम है। तो अगर कोई टर्म बेबी भी है जिसने 37 वीक्स कंप्लीट किए हैं, लेकिन अगर उसका वजन 2.5 kg से कम है तो भी उसे लो बर्थ वेट कहा जाता है ना। इसमें भी अगर हम देखें तो 2.5 kg के नीचे अगर वज़न है, जन्म का वज़न है, तो उसको लो बर्थ वेट कहा जाता है। अगर बेबी का वज़न 1.5 के नीचे है तो उसे वेरी लो बर्थ वेट कहा जाता है। और अगर वो 1 किलो के नीचे है तो उसे एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट कहा जाता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रीटर्म है तो लो बर्थ हो और अगर लो बर्थ वेट है तो प्रीटर्म हो, है ना। हमने ऐसा भी देखा है कि टर्म बेबी है, पूरे दिन का बच्चा है, फिर भी उसका वज़न कम है, उसे लो बर्थ वेट कहा जाता है। और ऐसा भी देखा है कि प्रीटर्म बेबी है, 37 वीक्स के पहले डिलीवर हुआ है, लेकिन उसका वज़न 2.6 2.7 है, तो वो लो बर्थ वेट नहीं होता, सिर्फ प्रीटर्म होता है। तो ये प्रीटर्म बेबीज़ दिखते कैसे? प्रीमैच्योर बेबीज़ अगर हम देखें तो उनका स्किन बहुत थिन होता है। कभी कभी उसके ऊपर सुपरफिशियल वेन्स विजिबल होते हैं। बेबीज़ के स्किन के ऊपर सॉफ्ट हेयर्स होते हैं जिसे लेनुगो कहा जाता है। इनके हाथ और पैर की रेखाएं अगर हम देखें तो काफ़ी अस्पष्ट होती है। इनके हाथ पैर थोड़े लूज होते हैं, जैसे जो हम कहते हैं कि टोन जो नॉर्मली होना चाहिए, जो हाथ पैर बच्चे पास में खींच के रखते हैं, वैसे नहीं होते। इनका सर इनके शरीर से बड़ा दिखता है और इनके जेनाइटेलिया पूरी तरह से विकसित नहीं होते। अगर मेल बेबी है तो उसके टेस्टिस अनडिसेंडेड रहते हैं। तो प्रीमैच्योर बेबीज़ और टर्म बेबीज़ में फ़र्क क्या होता है? प्रीमैच्योर बेबीज़ में हमने देखा है कि उनके शरीर के सारे अवयव बने तो होते हैं, लेकिन जो उसकी फंक्शनल कैपेसिटी बोलते हैं वो डेवलप आखिरी के कुछ महीनों में होती है। और इसी कारण से जब बच्चा समय से पहले डिलीवर हो जाता है तो उसमें कुछ दिक्कतें आती है। फॉर एग्जाम्पल, उनके फेफड़े तो बने होते हैं लेकिन वो सांस लेने के लिए परिपक्व नहीं होते। उनमें सर्फेक्टेंट नाम का एक जो द्रव लंग्स के अंदर होना चाहिए वो नहीं होता, जिसके कारण से बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होती है। अब ये सर्फेक्टेंट का क्या रोल है? सर्फेक्टेंट लंग्स के अंदर जो अल्वियोला है उनको ओपन रखने में मदद करता है, जिसके कारण से जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है, मतलब सांस छोड़ने के बाद भी कुछ हवा फेफड़े के अंदर रहती है जो ऑक्सीजन खून के अंदर पहुंचाने में काफ़ी मदद करती है। अगर ये सर्फेक्टेंट नहीं रहे तो जो लंग्स के अंदर के अल्वियोला है वो कोलैप्स होने लगते हैं और कोलैप्स होने के कारण जो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। बच्चे को सांस लेने में दिक्कत होती है और बच्चा हमने जैसा समझा था कि ग्रंट करने लगता है। तो ऐसे स्थिति में फिर हमको बाहर से सर्फेक्टेंट बच्चे के फेफड़े में डालने की नौबत आ सकती है। बच्चे को सीपैप जो सपोर्ट है, सीपैप का सपोर्ट या फिर वेंटिलेटरी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस तरीके से जो हमने देखा कि लंग्स बने तो है लेकिन वो फंक्शनली मैच्योर नहीं होते। अब इसके अलावा सांस लेने में कुछ दिक्कत हो सकती है जिसे हम कहते हैं एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी। एपनिया मीन्स सांस को रोक लेना। जैसे हम जब सांस नहीं लेते तो हम एक घुटन महसूस करते हैं। वो घुटन इसलिए होती है क्योंकि शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ब्रेन को स्टिमुलेट करती है
जिससे हमें घुटन महसूस होती है और हम डीप ब्रीदिंग करना शुरू कर देते हैं। ये जो ब्रेन का सेंटर है ये प्रीमैच्योर बेबीज में डेवलप नहीं होता, जिसके कारण से सांस रोकने की संभावना बढ़ जाती है, जिसे हम एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी बोलते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए एक कैफीन साइट्रेट या अमाइनोफाइलिन नाम की दो दवाइयाँ हैं जो बच्चों को यूज़ की जाती है। बहुत बार अगर ये बहुत फ्रिक्वेंटली हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बच्चे को, तो बहुत बार इसके कारण वेंटिलेटर की भी ज़रूरत, सीपैप या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। अब ये एपनिया ऑफ प्रीमैच्योरिटी जो है ये हम डिटेल में किसी और लेक्चर में समझेंगे। दूसरा, ये प्रीमैच्योर बेबीज की स्किन बहुत पतली होती है, इसके अंदर जो सबक्यूटेनियस फैट है वो भी कम होता है, क्योंकि अपने गर्भ के आखिरी के कुछ दिनों में बच्चे के चमड़ी के नीचे ये फैट का डिपोजिशन होता है। क्योंकि ये फैट का डिपोजिशन होने से पहले बच्चा बाहर आ गया, तो बच्चे के अंदर ये सबक्यूटेनियस फैट की मात्रा काफ़ी कम होती है, जिसके कारण से बच्चे को शरीर का तापमान मेंटेन करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चे का टेम्परेचर बहुत जल्दी लो हो जाता है ना। साथ ही स्किन इतनी पतली होती है कि इसमें से जो शरीर का पानी है वो निकल जाता है, जिसके कारण से ऐसे बच्चे डिहाइड्रेट होने के या फिर उनका वजन काफ़ी तेज़ी से कम होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके लिए इनको एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसे कहते हैं इंक्यूबेटर, जिसमें बच्चे के तापमान के साथ साथ हवा की ह्यूमिडिटी भी मेंटेन की जाती है, में रखना चाहिए, जिसके कारण से उनका शरीर का पानी तेज़ी से कम ना हो। अगर हम इन्हें टर्म बेबी की तरह वार्मर के नीचे रखें तो इनके शरीर का पानी काफ़ी तेज़ी से कम होके ये वज़न कम कर लेते हैं। अब इंक्यूबेटर का यूज़ सभी प्रीमैच्योर बेबीज़ में नहीं करते। वो उसके कुछ क्राइटेरिया है जो हमने ऑलरेडी हमारे इंक्यूबेटर के सेक्शन में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर वो क्राइटेरिया में बैठता है तो बेबी को हम इंक्यूबेटर केयर दे सकते हैं। अब टेम्परेचर मेंटेन करने के साथ साथ स्किन का एक और फंक्शन है, वो है इन्फेक्शन से बचाव करना। क्योंकि इनकी स्किन बहुत पतली होती है तो ये काफ़ी तेज़ी से इन्फेक्शन भी एक्वायर कर सकते हैं। इसीलिए इनको हैंडल करते वक्त हैंड सैनिटाइजर जो कहते हैं उसका काफ़ी केयर करना होता है। बार बार हाथ धोना, सैनिटाइज़र का यूज़ करना, ज़रूरत ना हो तो बच्चों को टच ना करना, ये सारी केयर हमको करनी होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो प्रीमैच्योर बेबीज़ में हम देखते हैं कि इनकी जो इंटेस्टाइन है वो बनी तो होती है, लेकिन क्योंकि बच्चा इस वक्त माँ के पेट में रहना चाहिए था, उससे अपेक्षित नहीं रहता कि वो दूध पचाए। तो जब बेबी ऐसे प्रीमैच्योरली डिलीवर हो जाते हैं तो इनको दूध पचाने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। हमने देखा है कि अगर उनको दूध शुरू भी किया जाए तो उनका पेट फूल जाता है और बच्चे पीले कलर की उल्टियाँ करती है। बहुत एक्सट्रीम केसेस में अतड़ियों में परफोरेशन भी हो सकता है। तो ये स्टेजेस को उन्होंने एक नाम दिया है नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अतड़ियाँ तैयार नहीं है दूध पचाने के लिए। तो बहुत बार हमको काफ़ी दिनों तक के बच्चों को दूध शुरू करने में मुश्किल जाती है, तो उनका वज़न कम ना हो, इसलिए फिर हम कुछ पैरेंटल न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं, प्रोटीन और लिपिड के इंजेक्शन, वो सलाइन के माध्यम से बच्चों को देते हैं। तो वो भी बच्चे के एज के हिसाब से, उसके वजन के हिसाब से कैलकुलेट करके, असेप्टिक प्रिकॉशन के साथ तैयार करके, सेंट्रल लाइन डालने के बाद में बच्चों को देना होता है। तो ये भी एक मेजर कारण है बच्चों का वेट लॉस होने का, क्योंकि हम समय पे फीडिंग शुरू नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे की अतड़ियाँ तैयार नहीं होती दूध पचाने के लिए। और इसके कारण से बच्चों को, जो प्रीमैच्योर बेबीज़ है, उनको एक स्पेशलाइज इंटेंसिव केयर की ज़रूरत होती है। फीडिंग शुरू भी करते हैं तो एकदम से पूरा दूध नहीं दे सकते, हमें एकदम थोड़ा, जिसे हम ट्रॉफिक फीड कहते हैं, थोड़ा दूध दे के फिर उसको धीरे धीरे ग्रेड अप करना होता है। तो बच्चों का वेट लॉस भी काफ़ी होता है। तीसरा प्रॉब्लम आता है जॉन्डिस का। और जो इनका ब्रेन है वो जॉन्डिस के लिए काफ़ी सेंसिटिव रहता है, बिलिरुबिन के लेवल के लिए काफ़ी सेंसिटिव रहता है। अगर हम जॉन्डिस के ट्रीटमेंट के चार्ट अगर देखें और अगर बेबी प्रीमैच्योर है तो क्योंकि इनका ब्रेन काफ़ी सेंसिटिव है बिलिरुबिन को, तो जो ट्रीटमेंट के गाइडलाइंस है वो काफ़ी कम लेवल पे है एज कंपेयर टू टर्म बेबी। तो इनको थोड़ा एग्रेसिवली इनका जॉन्डिस ट्रीट करना होता है। तो बहुत बार जो एक्सट्रीम प्रीमैच्योर बेबीज़ है उनमें हम
प्रोफिलैक्टिकली फोटोथेरेपी भी शुरू कर देते हैं कि जैसे ही पैदा हुए उनको फोटोथेरेपी शुरू कर देते हैं। और नेक्स्ट जो कॉम्प्लिकेशंस है वो है इन्फेक्शन। जैसा हमने समझा कि इनकी स्किन काफ़ी नाजुक होती है, इसके अलावा इनको फीडिंग में काफ़ी डिले होता है, मदर से जो कोलोस्ट्रम के थ्रू प्रोटेक्शन मिलता है वो कम होता है, इनकी जो इम्यूनिटी है वो काफ़ी वीक होती है। इसके कारण से ये बहुत जल्दी इन्फेक्शन पकड़ते हैं और इन्फेक्शन वन ऑफ द मेजर कॉज है प्रीमैच्योर बेबीज़ के डेथ का। इसके लिए हमें बार बार बच्चे के टेस्ट करवाने होते हैं और देखना होता है कि कहीं बच्चे के इन्फेक्शन के पैरामीटर जो सेप्टिक प्रोफाइल हम बोल रहे हैं वो कहीं तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा, क्योंकि बच्चा खराब होने के पहले रिपोर्ट खराब होता है और हमें कुछ समय मिल जाता है एक्शन लेने के लिए। इसलिए प्रीमैच्योर बेबीज़ के सेप्टिक प्रोफाइल काफ़ी फ्रीक्वेंटली होती है, फ्रीक्वेंटली उनके कल्चर सेंड किए जाते हैं ताकि इन्फेक्शन को अर्ली स्टेज में पिकअप किया जाए और ट्रीटमेंट किया जाए। साथ ही जब बच्चे प्रीमैच्योर होते हैं तो उनमें सेंट्रल लाइन डलती है, काफ़ी इंटरवेन करना होता है, जिसके कारण से भी सेप्सिस का चांस बढ़ जाता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन है ब्रेन के अंदर ब्लीड हो जाना, जिनको हम कहते हैं इंट्राक्रैनियल हेमोरेज। अब इनके जो ब्लड वेसल्स होते हैं ब्रेन के अंदर के, उनको सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा टिश्यू नहीं होता है, जिसके कारण से ये जो ब्लड वेसल्स है वो बिना कारण से भी ब्लीड होते हैं, है ना। अगर एसोसिएटेड कुछ प्रॉब्लम है जैसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है या फिर बच्चे की हीमोडायनामिक इंस्टेबिलिटी जिसे कहते हैं, बीपी अगर कम ज़्यादा होता है, अगर ऐसे कुछ फीचर्स है, साथ में कुछ इन्फेक्शन है, प्लेटलेट कम है, तो ये ब्रेन के अंदर के ब्लीड के चांसेस को और बढ़ा देता है। लेकिन बिना कारण के भी बच्चे के ब्रेन में ब्लीड हो सकता है। इसीलिए ये बच्चों की बार बार जो सोनोग्राफी है, ब्रेन की सोनोग्राफी है, वो की जाती है। खास करके तीसरे दिन के बाद में ये ब्रेन के अंदर के ब्लीड के चांसेस बढ़ जाते हैं और इसके कारण से इसको तीसरे दिन के बाद में, उसके बाद हर 2 हफ्ते के बाद अगर कुछ सिम्टम्स नहीं भी है तो भी बच्चे की ब्रेन की सोनोग्राफी की जाती है। वैसे ही ये बच्चों में शुगर का स्टोर नहीं होता है। जैसा कि हमने कहा था, गर्भ के आखिरी के कुछ महीनों में शरीर के अंदर बहुत सारे बदलाव बॉडी बाहर के एनवायरनमेंट के लिए तैयार की जाती है। उसका एक और जो हमने चीज़ समझी थी कि इसमें ग्लाइकोजन का स्टोरेज बढ़ जाता है आखिरी के कुछ महीनों में। अब क्योंकि बच्चा उस समय के पहले डिलीवर हो गया तो ये ग्लाइकोजन का स्टोर बॉडी में कम रहता है, जिसके कारण से इनके शुगर लेवल काफ़ी जल्दी कम हो जाते हैं और शुगर लेवल जब कम होते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ब्रेन को डैमेज करते हैं। इसके कारण से इनको बहुत बार सलाइन में से जो ग्लूकोज देते हैं उसका परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा देना होता है। और एक कॉम्प्लिकेशंस जो हमको समझना ज़रूरी है कि बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो उसका जो मेजर ब्लड वेसल्स है, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, जो ऑक्सीजन और बिना ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करते हैं, उसके बीच में एक कनेक्शन होता है जिसको कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसस। अब नॉर्मली जब भी बच्चा डिलीवर होता है और रोता है तो ये डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाता है। प्रीमैच्योर बेबीज़ में ये खुला रहने के, ओपन रहने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिसे हम पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। अब इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है कि जो ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड पूरे बॉडी को जाना चाहिए, उसका कुछ हिस्सा लंग्स के तरफ जाने लगता है और जिसके कारण लंग्स का जो ब्लड वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण से लंग्स थोड़े से वेट रहते हैं और बच्चे को सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। कुछ दवाई है जिसको हम, जैसे कि पैरासीटामोल है या फिर आइवोजेसिक है या फिर इंडोमेथासिन है, इनके यूज़ से ये पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस को बंद किया जा सकता है। और टर्म बेबी के कंपेयर में प्रीमैच्योर बेबीज़ इन दवाई को काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और ये डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज हो जाता है। कई बच्चों में हमने देखा है कि ये बंद होने के बाद फिर से रीओपन होता है, इसीलिए बच्चे का बार बार इको करने की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ बच्चों में हम रूटीनली 24 घंटे के बाद में पीडीए के लिए 2D इको कराते हैं और अगर बच्चे का डिस्ट्रेस बढ़ जाता है या फिर हम देखते हैं कि बच्चे का रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रहा है या फिर बच्चे ने बहुत तेज़ी से वज़न बढ़ा लिया है, तो ऐसे कंडीशन में भी पीडीए रूल आउट करने के लिए इको की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम प्रीमैच्योर बेबीज़ में हम समझते हैं कि इनको आँखों में दिक्कत हो सकती है। इनका जो रेटाइना होता है वो इमेच्योर होता है और ऑक्सीजन को काफ़ी सेंसिटिव होता है। अगर बच्चा प्रीमैच्योर है और उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमने उसको
ऑक्सीजन लगाया है, या फिर उसको पीडीए है, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है, या फिर उसको वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी, या फिर उसका ब्लड प्रेशर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं, उसका जो स्टे है एनआईसीयू का वो काफ़ी अगर स्टॉर्मी है, तो जो उसके आंखों का पीछे का पर्दा है जिसे हम रेटिना कहते हैं, उसके ऊपर ब्लड वेसल्स डेवलप हो सकते हैं। और जब ये ब्लड वेसल्स पेरिफेरल रेटिना से सेंट्रल रेटिना की तरफ आते हैं तो बच्चे की आंखों की रोशनी जा सकती है और ये डैमेज परमानेंट रहता है। इसको कोई भी ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। इसीलिए दूसरे से तीसरे हफ्ते के बाद बच्चे की आंखों की जांच रेगुलरली की जाती है, जिसे हम कहते हैं आरओपी स्क्रीनिंग, मीन्स रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी। इसका स्क्रीनिंग किया जाता है। इसके स्पेशलिस्ट आंखों के डॉक्टर होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, जो रेटिना चेक करके बताते हैं कि इसके ब्लड वेसल्स इंक्रीज हो रहे हैं या नहीं। अगर उनको लगता है कि ब्लड वेसल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और सेंट्रल रेटिना की तरफ आ रहे हैं, तो आंखों के अंदर कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं या फिर एक लेज़र से उनको वहीं पे रोक दिया जाता है। अब ये प्रोसीजर हर प्रीमैच्योर बेबीज़ को नहीं लगती, लेकिन क्योंकि ये इसका कोई इलाज नहीं है, इसको प्रिवेंट करना ही एक पॉसिबिलिटी है, हर बच्चे का, हर प्रीमैच्योर बेबीज़ का हमें आरओपी का स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशंस है बच्चे के अंदर खून की कमी हो जाना। प्रीमैच्योर बेबीज़ में खून स्वाभाविक रूप से टूटता है और एक लेवल तक के हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। किसी किसी प्रीमैच्योर बेबीज़ में ये खून की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है और बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी देने की नौबत आ सकती है। अब प्रीमैच्योर बेबीज़ में ब्लड ट्रांसफ्यूजन का लेवल, कितने लेवल पे आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है, ये अलग अलग हो सकता है। अगर बच्चा काफ़ी स्वस्थ है, अगर बाकी चीज़ें ठीक है, वज़न बढ़ा रहा है, दूध पचा रहा है, तो हम 6-7 हीमोग्लोबिन पे भी उसको ब्लड नहीं देंगे, है ना। उनको हम आयरन सप्लीमेंट दे के मॉनिटर करेंगे। लेकिन अगर कोई बच्चा है जो बार बार एपनिया में जा रहा है, या फिर कोई बच्चा है जिसे हम देख रहे हैं कि वेट ही गेन नहीं कर रहा है, ऐसे कंडीशन में हम 7-8 पे भी बच्चे को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। तो ये डिसीजन बच्चे की कंडीशन के ऊपर करना है और बच्चे को मॉनिटर करना है उस हिसाब से। अगर बच्चे का हीमोग्लोबिन काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है तो भी हमको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देने की नौबत आ सकती है। इसके अलावा इनमें कैल्शियम डिफिशियंसी हो सकती है, इसलिए इनको विटामिन डी सप्लीमेंट और कैल्शियम सप्लीमेंट देना होता है। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन जो हम प्रीमैच्योर बेबीज़ के साथ में देखते हैं कि इनमें डिलेड डेवलपमेंट रह सकता है। अगर प्रीमैच्योर बेबीज़ है और उसका अगर एनआईसीयू कोर्स इतना ख़राब नहीं भी है, फिर भी उनमें डिलेड डेवलपमेंट की रिस्क बनी हुई होती है। अगर साथ में समझो बच्चा इन्फेक्टेड है, उसको काफ़ी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट थी, उसके ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव थे, तो ऐसे कंडीशन में डिलेड डेवलपमेंट का चांस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर ब्रेन के अंदर ब्लीड है, इन्फेक्शन है ना। चौथी एक चीज़ हमको समझना है कि इनके किडनीज काफ़ी इमेच्योर होते हैं, तो इनके ड्रग डोजेज भी अलग अलग होते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन आप प्रीमैच्योर बेबीज़ को दे रहे हैं तो आपको उसके ड्रग डोजेस उसके प्रीमैच्योरिटी के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके देने चाहिए। तो इसलिए हमेशा एक ड्रग डोजेस का बुक एनआईसीयू में रहता है और प्रीमैच्योरिटी के हिसाब से, उसके डे ऑफ लाइफ के हिसाब से और बर्थ वेट के हिसाब से आपको डोजेस हमेशा कैलकुलेट करने होते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हम प्रीमैच्योर बेबीज़ में देखते हैं वो है हियरिंग डिफेक्ट। इसलिए बिफोर डिस्चार्ज उनका ऑटो अकॉस्टिक एमिशन, जिसे OAE कहा जाता है, ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है हियरिंग असेसमेंट के लिए। ये करवाना ज़रूरी होता है और किसी बच्चों में अगर ये फेल आता है, ये टेस्ट अगर फेल होता है तो उसका बेरा कराना ज़रूरी है 3 महीने के अंदर। तो अगर इसके रिपोर्ट्स सजेस्ट करते हैं कि बच्चे को कुछ हियरिंग प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसे कंडीशन में बच्चे को हमें स्पेशलिस्ट के पास में दिखाना ज़रूरी होता है। अब कुछ सवाल जो पेरेंट्स अक्सर पूछते हैं कि प्रीमैच्योर बेबी दिन का वेट कितना गेन करता है। तो जैसा हमने समझा था कि बच्चे को इमीडिएटली आफ्टर बर्थ हम फीडिंग शुरू नहीं कर पाते, और फीडिंग जब शुरू करते भी है तो काफ़ी कम मात्रा में हमको देना होता है और ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड हमको उसे स्टेप अप करना होता है। इस कारण से बच्चे स्टार्टिंग में वेट लॉस करते हैं। दूसरा, इनके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो शुरुआती 2 हफ्ते में स्वाभाविक रूप से शरीर से बाहर आती है। बच्चे का वज़न पहले 14 दिन में कम होता है। करीब 10%
शरीर के वज़न का हिस्सा पहले 2 हफ्ते में कम हो जाता है। और उसके अगर तब तक के बच्चा पूरे दूध पे आ गया तो यहाँ से फिर बच्चे का वेट गेन शुरू होता है। प्रीमेच्योर बेबी मोस्टली 10 से 20 ग्राम हर दिन में वज़न बढ़ाते हैं। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा तेज़ी से वज़न बढ़ाता है तो यह एक लक्षण हो सकता है कि कई बच्चे का पीडीए ओपन तो नहीं हो गया, या फिर बच्चा शरीर में पानी तो रिटेन नहीं कर रहा। तो उस हिसाब से भी बच्चे का वज़न मॉनिटर करके ज़रूरत पड़ने पे इवेल्युएट करने की आवश्यकता होती है। अगर कोई बच्चा पूरे दूध पे आने के बाद भी वज़न नहीं बढ़ा रहा है तो कैलोरी कंटेंट बढ़ाने के लिए और उसमें प्रोटीन और फैट बढ़ाने के लिए कुछ दवाइयाँ आती है, जिसमें ह्यूमन मिल्क फोर्टिफायर जिसे HMF सैशेट कहा जाता है और एक खास तरह का तेल जिसे मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड कहा जाता है, वो ऐड किया जाता है। इस तरीके से दूध की मात्रा न बढ़ाते हुए उसको कैलोरी डेंस करते हैं और अधिक से अधिक कैलोरीज बच्चों को देके उसका वज़न बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। बहुत से यूनिट में बच्चा दूध ठीक से पचा सके, इसलिए उसको दूध का जो वॉल्यूम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको धीरे धीरे सिरिंज पंप से 1 घंटे में दिया जाता है ताकि बच्चा उसे पचा सके, उसको उल्टी ना हो। दूसरा सवाल ये आता है कि NICU में प्रीमेच्योर बेबीज़ की केयर कैसे ली जाती है। सबसे पहले जैसा हमने समझा था कि प्रीमेच्योर बेबीज़ को इंक्यूबेटर नाम के स्पेशल डिवाइस में रखा जाता है। फिर स्टार्टिंग में उनको स्टेबलाइज करने के बाद एक सेंट्रल लाइन जिसे PICC लाइन कहते हैं वो डाली जाती है, जिसमें से बच्चे को अगर फीडिंग करने में देरी हो रही है तो पैरेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं, जिसमें हम सलाइन में से ही प्रोटीन और लिपिड के इंजेक्शंस देते हैं। अगर बच्चे को इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स देते हैं। अगर बच्चे को पीलिया हो रहा है या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा प्रीमेच्योर है तो प्रोफिलैक्टिक फोटोथेरेपी देते हैं। इसके अलावा उसको एपनी ऑफ प्रीमेच्योरिटी से बचाने के लिए हम कैफेन साइट्रेट या फिर अमाइनोफाइलिन जैसी दवाइयाँ देते हैं। और जब बच्चा स्टेबल हो जाता है, स्टूल पास कर देता है, पेट उसका सॉफ्ट रहता है, तब ट्रॉफिक फीड के रूप में कुछ अमाउंट में हम दूध शुरू करते हैं। और अगर बच्चा इसे टॉलरेट करता है तो उसको ग्रेजुअली बढ़ाते हैं। डे 2 पे हम इको करते हैं, डे 3 पे हम न्यूरोसोनोग्राम करते हैं। 21वें दिन हम बच्चे की आंखों की जांच करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर बच्चे के ब्लड टेस्ट होते रहते हैं इन्फेक्शन को अर्ली पिक करने के लिए। जब बच्चा दूध पचाने लगता है तो उसको धीरे धीरे ग्रेड अप करके हम पूरा फुल आरटी फीड पे लाते हैं। और जब बच्चे का वज़न 1400 ग्राम का हो जाता है या बच्चा 34 वीक का हो जाता है, उसके बाद में हम बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध पिलाने की कोशिश करते हैं। इसी बीच बच्चा अगर स्टेबल है, उसको ऑक्सीजन नहीं लग रहा है, उसको एपनिया के एपिसोड नहीं हो रहे हैं, तो हम कांगारू मदर केयर शुरू करते हैं और पूरा मिल्क एक्सप्रेस करने के बाद बच्चे को ब्रेस्ट सकिंग के लिए देते हैं, जिसे नॉन न्यूट्रिटिव सकिंग भी कहा जाता है। इससे बच्चे के जॉ मसल्स डेवलप होते हैं और माँ को मिल्क सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। इसके बाद अगर बच्चा कटोरी चम्मच से अच्छे से लेता है तो मदर और एक रिलेटिव को कटोरी चम्मच से बच्चे को कैसे पिलाना है वो सिखाया जाता है। और जब माँ आश्वस्त हो जाती है कि नहीं, वो कॉन्फिडेंटली बच्चे को कटोरी चम्मच से दूध पिला सकती है, तब बच्चे को माँ के साथ में ICU के बाहर रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। 24 से 48 घंटा माँ बच्चे की देखभाल खुद करती है। अगर वेट गेन होता है, बच्चा स्टेबल रहता है और माँ कॉन्फिडेंट है तो बच्चे को डिस्चार्ज किया जाता है। हर यूनिट का डिस्चार्ज क्राइटेरिया अलग हो सकता है। हर यूनिट का कटोरी स्पून फीडिंग शुरू करने का क्राइटेरिया अलग हो सकता है। आपको आपके यूनिट की पॉलिसी फॉलो करनी है। बच्चा कब डिस्चार्ज के लिए तैयार है ऐसा समझना चाहिए। सबसे पहला तो जैसा हमने समझा था कि बच्चा स्थिर होना चाहिए, उसको एपनिया के एपिसोड्स नहीं होने चाहिए, उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल होने चाहिए, इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, बच्चा कम से कम कटोरी चम्मच से पूरा दूध पी सके और माँ उसको फीडिंग कराने में कॉन्फिडेंट हो। माँ के साथ साथ एक और रिलेटिव बच्चे की देखभाल के लिए ट्रेन किया हुआ चाहिए। बच्चे को कोई भी सपोर्ट की ज़रूरत ना हो। और जब बच्चा माँ के साथ में रूम में शिफ्ट किया है तब उसने एप्रोप्रिएटली वेट बढ़ाया हो, उसका जो भी एंटीबायोटिक है या फिर अदर मेडिसिन है उसका कोर्स कंप्लीट हो गया हो।
ऐसे स्थिति में हम बच्चे को डिस्चार्ज के लिए कंसिडर कर सकते हैं। क्या प्रीमैच्योर बेबीज़ और टर्म बेबी के वैक्सीनेशन में कुछ फ़र्क होता है? नहीं। प्रीमैच्योर बेबी और टर्म बेबी दोनों भी वैक्सीनेशन जो गाइडलाइंस है वो सेम है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है क्योंकि टेक्निकली बहुत छोटे बच्चे को वैक्सीन देना मुश्किल होता है, इसलिए जो आईएपी का रिकमेंडेशन है कि बच्चे का वज़न जब 2 किलो हो जाए उसके बाद ही उसका वैक्सीनेशन शुरू करना चाहिए। प्रीमैच्योर बेबीज़ जब डिस्चार्ज होकर घर में आते हैं तो माँ बाप ने क्या तैयारी करनी चाहिए? सबसे ज़रूरी चीज़, आपको अगर कोई भी डाउट है तो डिस्चार्ज के पहले ही उसे क्लियर करवा लेना चाहिए। उसके बाद बच्चे के रूम का टेम्परेचर कैसे मेंटेन करें उसको समझना ज़रूरी है। बच्चे की फीडिंग की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, उसका दूध कैसे बनाया जाता है, कटोरी चम्मच से कैसे पिलाया जाता है, ये घर के कम से कम 2 लोगों ने समझना ज़रूरी है, क्योंकि प्रीमैच्योर बेबीज़ को हर 2 घंटे में फीडिंग की ज़रूरत होती है और वो फीडिंग लेने में समय लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में माँ को आराम मिलना मुश्किल हो जाता है। अगर 2 लोग ट्रेन हैं तो माँ भी कुछ समय आराम कर पाएगी। अगर माँ को आराम नहीं मिलता तो ब्रेस्ट मिल्क न्यूट्रिशन कम हो सकता है। बहुत बार माँ का दूध कम पड़ता है, इसलिए ये समझना ज़रूरी है कि फार्मूला मिल्क किस तरीके से बनाया जाता है और किस तरीके से उसे बच्चे को पिलाया जाता है। जहाँ तक हो सके बॉटल का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि अगर बॉटल का यूज़ किया तो उसके बाद में बच्चे माँ का दूध पीना छोड़ देते हैं। इसके अलावा कुछ डेंजर साइंस भी समझना ज़रूरी है। अगर समझो बच्चा फीडिंग नहीं कर रहा है या फिर एक्टिव नहीं है या फिर पीला, नीला या फिर सफ़ेद दिख रहा है, सब कुछ उल्टी कर दे रहा है, लूज मोशंस है या फिर झटके आए जैसा कर रहा है, तो आपको इमीडिएटली अपने पीडियाट्रिशियन को इन्फॉर्म करना है। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से पीडियाट्रिशियंस अवेलेबल नहीं है या फिर बहुत दूर है, तो इस चीज़ की सलाह दी जाती है कि डिस्चार्ज के बाद कुछ दिन आप अपने ऐसे रिश्तेदार के यहाँ रहे जहाँ पे पीडियाट्रिशियन 24 घंटा अवेलेबल हो। एक चीज़ और समझना, जो घर वालों को समझना ज़रूरी है कि प्रीमैच्योर बेबीज़ को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ बच्चे की माँ को भी इमोशनल सपोर्ट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और बच्चे के केयर का जो भी काम है उसमें सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि माँ को भी थोड़ा सा आराम मिल सके। बच्चे को नहलाने की ज़रूरत नहीं होती, उनको हम गुनगुने पानी से स्पंजिंग कर सकते हैं वार्म एनवायरनमेंट में, बंद कमरे में। जब बच्चा 2.5 किलो का हो जाए उसके बाद में आप बच्चे को नहला सकते हैं आपके पीडियाट्रिशियन के सलाह के बाद। बच्चे को हल्के हाथों से घर में कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं। अगर आप कोई और ऑयल यूज़ करना चाहते हैं तो अपने पीडियाट्रिशियन की सलाह ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा विगरस मसाज नहीं करना चाहिए। कंगारू मदर केयर, हल्के हाथों की मसाज, ये सब बच्चों को स्टिमुलेट करने के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट, विगरस हैंडलिंग करना, किस करना या फिर बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक बच्चों को नुकसान पहुंचाता है। प्रीमैच्योर बेबी के कमरे में मिलने को आने वाले लोग रिस्ट्रिक्ट होने चाहिए। जितने भी लोग प्रीमैच्योर बेबीज़ की केयर कर रहे हैं उन्होंने हाथों को साफ़ करना, हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना, बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अब जो प्रीमैच्योर बेबीज़ हैं उनको फॉलोअप में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना होता है वो समझते हैं। सबसे पहले जैसा हमने समझा था कि बच्चों का वज़न ठीक से बढ़ रहा है या नहीं, उसको कोई वैक्सीनेशन की डेट क्या रहेगी, ये सारी चीज़ों के लिए आपको आपके पीडियाट्रिशियन के साथ में फॉलोअप रखना है। 21 दिन का हो जाने के बाद और उसके बाद जैसा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एडवाइस करे, हमें आँखों की जांच, जिसे हम रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी स्क्रीनिंग कहते हैं, उसके लिए फॉलोअप देना ज़रूरी है। बच्चा जब 1 महीने का हो जाए तो उसका न्यूरो डेवलपमेंटल असेसमेंट करना ज़रूरी है। अगर कहीं बच्चे का टोन ज़्यादा है या फिर कोई एंगल टाइट है तो ऐसे स्थिति में बच्चों को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। हियरिंग असेसमेंट जैसा हमने समझा, बिफोर डिस्चार्ज ओएई या फिर 3 महीने में बेरा कराना ज़रूरी है। अगर इसके अलावा जो भी बच्चे की कंडीशन है और आपको एडवाइस किया जाता है बच्चे को फॉलोअप करने के लिए,
उस हिसाब से आपने फॉलोअप करना चाहिए। क्या कुछ ऐसे तरीका है जिससे हम प्रीमेच्योर बेबीज का बर्थ रोक सके? तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना है कि प्रीमेच्योर बेबीज का बर्थ क्यों होता है, प्रीमेच्योर डिलीवरीज क्यों होती है। तो कुछ हाई रिस्क बिहेवियर है, जैसे ड्रिंक करना है या स्मोकिंग करना है। अगर मदर में ये सारी चीज़ें हैं तो जिसके कारण से प्रीमेच्योर डिलीवरीज हो सकते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान वज़न नहीं उठाना चाहिए। दूसरा, 2 प्रेगनेंसी के बीच में कम से कम 2 से 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए। आपका जब भी प्रेगनेंसी रहती है उसके बाद से प्रॉपरली गायनेकोलॉजिस्ट के साथ में फॉलोअप करना चाहिए। कुछ कंडीशन ऐसी होती है जैसे कि गर्भाशय का मुंह खुला रहना, जिसमें अगर आप जल्दी समझ ले कि ये तकलीफ है तो उसमें कुछ इंटरवेंशन करके प्रीमेच्योर डिलीवरी को टाला जा सकता है। कुछ कंडीशन में लेबर पेन्स पहले शुरू हो जाते हैं तो दवाइयाँ दे के उस लेबर पेन को कम किया जा सकता है। तो यदि किसी को प्रेगनेंसी के दौरान अगर दर्द होता है 37 वीक्स के पहले, तो तुरंत अपने गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना है। अगर किसी कंडीशन में प्रीमेच्योर डिलीवरीज को रोकना संभव नहीं है तो भी गायनेकोलॉजिस्ट माँ को कुछ ऐसे इंजेक्शंस दे सकते हैं जो गर्भ में बड़े हो रहे बच्चे के लंग्स को मैच्योर करने में हेल्प करता है। इसलिए एक ऐसे अस्पताल से जुड़ा रहना ज़रूरी है जहाँ पे क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट और क्वालिफाइड पीडियाट्रिशियंस हैं। थैंक यू।